हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा लेक्चर है हीमोलाइटिक एनीमिया के ऊपर। हीमोलाइटिक एनीमिया हमारा क्या होता है, उसको हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, हमारे लैब के अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट करते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए, हमारे लैब के फाइंडिंग्स हमको क्या क्या देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारे हीमोलाइटिक एनीमिया के केस में क्या क्या चीज़ें हमारी बढ़ जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया से। हीमोलाइटिक एनीमिया हमारा क्या होता है, जैसे आपको नाम समझ में आ रहा होगा, हीमो और लाइटिक। हमारा हीमोलाइटिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हीम का मतलब क्या होता है हमारा ब्लड, और लाइटिक का मतलब क्या होता है लाइसिस से आया हमारा, यानी कि ब्रेक डाउन यानी कि डिस्ट्रक्शन। हमारा क्या हो रहा है, हमारे इसमें जो ब्लड है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। ब्लड में हमारा कौन सा कंपोनेंट, वो हम कैसे पता लगाएंगे, अनीमिया से। जो हमारा अनीमिया है, अनीमिया क्या होता है, जब हमारा आरबीसी या फिर हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यू से हमारा कम हो जाए, तो इसमें क्या होगा, हमारा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। हमारे जो आपके नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके नॉर्मल से ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। उनका डिस्ट्रक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा हमारी बॉडी के अंदर। पर डे हमारी बॉडी में डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, कितना होता है, 20 से 25 ml हमारी बॉडी में नॉर्मली डिस्ट्रॉय होंगे आरबीसी। लेकिन जब इनका डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 25 ml से बढ़ के 50 हो जाए, 100 हो जाए, 150, 200, 250 ml पर डे आपके डिस्ट्रॉय होने लग जाए आपके आरबीसी, तो समझ जाना आपको क्या हो गया है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया के केस में क्या होगा, आरबीसी हमारा ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारी बोन मैरो क्या करेगी, कंपनसेट नहीं कर पाएगी, हमारे इतने आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो यानी कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, लेकिन बोन मैरो उसको कंपनसेट, उस जितने आरबीसी बनाने हैं उसको वो तो उतना ही बना पाएगी ना, ठीक है, तो उससे ज़्यादा तो आरबीसी बना नहीं पाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे बोन मैरो कंपनसेट नहीं कर पाएगी, और हमारे आरबीसी के जो अर्लियर स्टेजेस हैं, जैसे रेटिकुलोसाइट्स हो गया, बेसोफिलिक सेल्स हो गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इस केस में, ठीक है, हमारी पेरिफेरल स्मीयर के अंदर। इसमें क्या होगा, हमारे आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे हीमोलाइटिक एनीमिया में हमारा आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होगा वो 30 से 40 दिन का ही रह जाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि वो पहले ही डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, किसी भी कारण से हो सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी क्लासिफिकेशन में। तो बढ़ते हैं हमारे क्लासिफिकेशन के ऊपर कि आरबीसी को हम, आप इसको हीमोलाइटिक एनीमिया को हमने कैसे क्लासीफाई कर रखा है। ओके, तो हीमोलाइटिक एनीमिया हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई करा है, कौन कौन से, इंट्रा कॉर्पस्कुलर और हमारा एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर। इंट्रा कॉर्पस्कुलर मतलब इंट्रा मतलब इंट्रिंसिक, यानी कि इंट्रिंसिक में कोई दिक्कत है, इंट्रिंसिक एब्नॉर्मैलिटी है। कॉर्पस्कुलर मतलब सेल की बात हो रही है। कौन सेल की बात हो रही है, आरबीसी की बात हो रही है, तो यानी कि सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर ही कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक। एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर मतलब कि आरबीसी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से कोई चीज ऐसे आ गई है, सपोज करो कोई पैरासाइट आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया आपको, जो कि फॉर एग्जांपल मलेरिया वाला, तो वो तो आरबीसी के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करता है ना, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई ड्रग खा ली, कोई दवाई ले ली जो कि आरबीसी को तोड़ रही है, ठीक, या फिर आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होगी, उसमें क्लॉट हो गया, तो आरबीसी जब उधर से गुजर रही हैं तो आपके आरबीसी टूट रही हैं, ठीक। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो बात करते हैं इंट्रा कॉर्पस्कुलर की अच्छे से। इसमें आता है हमारा सबसे पहले मेम्ब्रेन डिफेक्ट। आपकी जो आरबीसी है उसमें मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो गया, जनरली कैसा होता है, कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब कि बाय बर्थ। फिर आता है हमारा हीमोग्लोबिन डिफेक्ट। हीमोग्लोबिन डिफेक्ट में बेसिकली क्या होगा, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छे से नहीं बन पाया, जिसकी वजह से वो जल्दी टूट रहा है हमारा आरबीसी। फिर आता है हमारा एंजाइम डिफेक्ट। हमारे आरबीसी को जो एंजाइम चाहिए होंगे उसको नॉर्मली आपका जीवन काल जीने के लिए, वो आपके एंजाइम, आपकी या तो उसमें डिफेक्ट आ गया, या फिर आरबीसी के जो एंजाइम चाहिए वो आपके एंजाइम जो है वो खत्म हो गए हैं, डेफिशिएंसी हो गई है उनकी, उसकी वजह से भी हो सकता है हीमोलाइटिक एनीमिया, या फिर ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर होगा ना, इसमें सिर्फ एक ही केस होता है, एक्वायर्ड वाला केस। इसमें कंजेनाइटल वाला कोई केस नहीं है, सिर्फ एक्वायर्ड ही होगा, इसमें एक सिंगल केस ही आएगा इसमें, ठीक है, यानी कि जन्म के बाद ही होगा। अब मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, ये कंजेनाइटल है, कैसा है, बचपन से है। इसमें क्या आएगा, हमारा हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस, स्पीरोसाइटोसिस, स्टोमेटोसाइटोसिस, सारे हमारे हेरिडिटरी वाले जो होते हैं, ठीक है। तो आपके आरबीसी कैसे हो जाएंगे, इलिप्टिकल शेप के हो जाएंगे, स्फेरिकल शेप के हो जाएंगे, स्टोमेटोसाइट शेप के हो जाएंगे, यानी कि हेरिडिटरी वाले जो केसेस है ना सारे, यानी कि जो बच्चा जन्म से लेके निकल रहा है बीमारी, ठीक है, तो ये सारे मेम्ब्रेन में डिफेक्ट, यानी कि आरबीसी का जो शेप है वो बिगड़ गया। अब जब शेप बिगड़ेगा तो जब आपके ब्लड में, आपके कैपिलरीज में ब्लड आपके जब वो अच्छे से फ्लो करेंगे, तो फ्लो करते टाइम पे उनकी मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होने लगेगी, धीरे धीरे करके वो टूटने लगेंगे, ठीक। दूसरा आता है हमारा इसके बाद हीमोग्लोबिन डिफेक्ट। हीमोग्लोबिन डिफेक्ट मतलब कि आपका इसमें क्या क्या आएगा, हमारा थैलेसीमिया आ जाएगा, हीमोग्लोबिनोपैथीज आ जाएगा। थैलेसीमिया देखो क्या होता है कि ना, थैलेसीमिया में आपका जो ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं, आपके जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती है ना, उसमें आपका जो ग्लोबुलिन चेन होती है उनमें आपका डिफेक्ट हो गया, उनमें डेफिशिएंसी हो गई, अल्फा ग्लोबुलिन चेन और बीटा ग्लोबुलिन चेन में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन आपका ढंग से नहीं बन पाएगा, तो हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट हो जाएगा।
फिर इसके बाद आता है हमारा हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसमें आपके काफ़ी अलग अलग टाइप के हमको हीमोग्लोबिन देखने को मिल जाती हैं। आपके नॉर्मल जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है वो आपका आरबीसी नहीं बना पा रही है, हीमोग्लोबिन ए नहीं बना पा रही है, इसके अलावा कुछ और हीमोग्लोबिन बना दे रही है, हीमोग्लोबिन एस बन रहा है, हीमोग्लोबिन सी बन रहा है, ई बन रहा है, ईडी बन रहा है, अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन बन रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। तो यानी कि हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट है। फिर आता है इसके बाद हमारा एंजाइम डिफेक्ट। एंजाइम डिफेक्ट देखो क्या होता है, इसमें ना G6PD आ गया, पायरेट काइनेज आ गया, तो G6PD आपका एंजाइम होता है, पायरेट काइनेज भी आपका एंजाइम होता है। इसमें क्या होगा ना, ये आपके आरबीसी को इनको एनर्जी देने के लिए, आपके एटीपी सिंथेसिस वगैरह के लिए बताऊंगा इसको मैं अच्छे से, तो उसमें हेल्प करते हैं। अगर इसमें डिफेक्ट हो जाएगा या फिर इनमें डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, आपका पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में आपका केस आता है पीएनएच का। पीएनएच मतलब होता है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, तो ये भी एक कंडीशन होती है, इसको भी पढ़ाऊंगा मैं। एक्वायर्ड की तरफ चलते हैं हम एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर में। तो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर मतलब कि आरबीसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या होगा, बाहर से कोई दिक्कत आ रही है। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले AIHA। AIHA का मतलब क्या होगा, हमारा ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून यानी कि हमारी बॉडी में खुद में ही दिक्कत आ गई है, हमारा खुद के ही इम्यून सिस्टम अपने आरबीसी को तोड़ रहा है, ठीक। दूसरा आता है नॉन इम्यून। एक तो हो गया इम्यून वाला, दूसरा हो गया नॉन इम्यून। इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं है, मैकेनिकल इशू है, ठीक है। मैकेनिकली कोई स्ट्रेस पड़ रहा है हमारी बॉडी में या फिर कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हमारा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैकेनिकल HA मतलब मैकेनिकल हीमोलाइटिक एनीमिया, तो मैकेनिकल HA हो गया ये। फिर इसके बाद आता है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस केस में क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो AIHA में आपका क्या आता है, हमारा आता है HDN। HDN मतलब होता है हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। यानी कि बच्चा जो है उसके आरबीसी टूट रही है, मदर के जो WBCs हैं वो एंटीबॉडीज बना रही हैं, हमारे बच्चे के आरबीसी को तोड़ रहे हैं, HDN हो गया, ठीक। फिर आ गया इसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। ड्रग इंड्यूस्ड, कोई ऐसी दवा खा ली जिसकी वजह से आपको हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपका इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो गया, आपके ब्लड आपने किसी और का चढ़ा दिया और जिसकी वजह से उसके जो WBC हैं वो आपके आरबीसी को तोड़ रहे हैं या खा रहे हैं, ठीक। तो इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, इस केस में भी आपको हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। तो सारे कैसे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक। फिर आगे हमारा नॉन इम्यून मैकेनिज्म, जिसमें हम बोलते हैं मैकेनिकल HA। इसमें क्या आएगा, हमारा कार्डियक HA, मतलब कि कार्डियक में मतलब कि हार्ट में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। माइक्रो मतलब छोटा, एंजियो मतलब ब्लड वेसल, छोटी ब्लड वेसल सबसे कौन सी, कैपिलरी। तो यानी कि कैपिलरी में आपको क्या हो गया, कोई पैथीज हो गया, कोई एब्नॉर्मलिटी आ गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। आपकी कैपिलरी पतली हो गई, उसमें कोई क्लॉट जम गया, तो आरबीसी जब उसमें से निकलेगी तो उसकी जो आरबीसी टूटेगी, जब निकलेगी उसमें से ऐसे छीलते हुए निकलेगी, फिर वो जब निकलेगी उसमें से, ठीक है, उसकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके अलावा हो गया हमारा मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया। तो मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया देखो क्या हो गया, इसमें मार्च का महीना मत समझ लेना। मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब मार्चिंग करते टाइम पे सबसे पहले सोल्जर में डिसीज देखा गया था कि ना, इसको पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया में, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया था मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया, बताऊंगा सोल्जर की वजह से। तो मार्च करते हुए क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं ना, तो उसकी वजह से हो जाता है आपका मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया। फिर आता है हमारा इसके बाद मिसलेनियस केस। देखो इसमें क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन आ गया, बर्न आ गया, लेड पॉइजनिंग आ गया। इन्फेक्शन जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि आपका कोई पैरासाइट आपकी बॉडी में घुस गया, उसकी वजह से हो गया। बर्न, पेशेंट अब जल गया, उसकी वजह से हो सकता है। लेड पॉइजनिंग हो गई, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेड वगैरह खा लिया उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इंट्राकॉर्पस्कुलर की, ठीक है। तो इंट्राकॉर्पस्कुलर देखो, इंट्राकॉर्पस्कुलर में आपका आएगा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट यानी कि सेल कलर डिफेक्ट होगा इसमें। ये बेसिकली कैसा होता है, कंजेनाइटल होता है, लेकिन एक एक्वायर्ड वाला केस भी है, पीएनएच वाला, ठीक। इसमें क्या होगा, हमारे 3 मेन कंपोनेंट में डिफेक्ट होता है, या तो सेल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट हो जाए, आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसमें डिफेक्ट हो जाए, या फिर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में डिफेक्ट हो जाए, या फिर एंजाइम जो उसको चाहिए होते हैं अपने जीने के लिए उसमें कोई डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर उसमें डिफेक्ट हो जाए। तो इन तीनों की वजह से क्या होगा, ये इंट्रिंसिक एब्नॉर्मलिटी होती है। फिर आता है इसके बाद एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर एब्नॉर्मलिटी, ठीक है। ये कैसा होता है, एक्वायर्ड होगा, कंजेनाइटल बाय बर्थ नहीं होता ये, ठीक है, एक्वायर्ड ही होता है ये। इसमें क्या होगा कि ना, ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोलाइटिक मैकेनिज्म, आपका जो हीमोलाइटिक मैकेनिज्म होगा वो कैसा हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है, ठीक है, वो नहीं हो रहा है ढंग से। ये इसमें क्या होगा कि आपका जैसे आपके आरबीसी नॉर्मली टूटने चाहिए वैसे नहीं हो पा रहे, या तो इम्यून सिस्टम आपका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जबरदस्ती एंटीबॉडीज बना रहा है जो आरबीसी को जाकर डिस्ट्रॉय कर रही हैं, या फिर क्या हो सकता है, हमारा नॉन इम्यून मैकेनिज्म हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई पैरासाइट हो गया, या फिर आपकी ब्लड वेसल्स पतली हो गई, उसकी वजह से आपका हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आरबीसी से बाहर दिक्कत है, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
इंट्रा कॉर्पस्कुलर, ठीक है। तो इंट्रा कॉर्पस्कुलर में देखिए सबसे पहले इंट्रिंसिक एब्नॉर्मलिटी में जो इंट्रा कॉर्पस्कुलर वाला है उसमें आपके 4 चीजें आती हैं, कंजेनाइटल, मेम्ब्रेन डिफेक्ट, आपका हीमोग्लोबिन डिफेक्ट, एंजाइम डिफेक्ट और एक्वायर्ड केस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन डिफेक्ट के बारे में। ओके, तो देखिए मेम्ब्रेन डिफेक्ट में देखो क्या होगा, ये इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस, जैसे देखिए इसमें क्या होगा ना, आपके जो आरबीसी हैं वो कैसे हो गए, इलिप्टिकल शेप के हो गए, ठीक है। ये देखिए इलिप्टिकल शेप के हो गए ना आपके आरबीसी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस। इसके अलावा आपका आता है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। स्फीरोसाइटोसिस मतलब आपके आरबीसी कैसे हैं, स्फेरिकल शेप के हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एरो देख रखा है आपको, अच्छे दिख रहा होगा, आपके आरबीसी कैसे हो गए, स्फेरिकल शेप के हो गए। नॉर्मल शेप कैसे होती है, बाइकनकेव डिस्क शेप, लेकिन कैसे होगा, ये स्फेरिकल शेप के हो गए, जिसकी वजह से उसमें मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो गया और वो टूटने लग जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर आ गया इसके बाद हमारा स्टोमेटोसाइटोसिस, यानी कि आपके आरबीसी कैसे हो गए, स्टोमेटोसाइट्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टोमेटोसाइट्स देखिए ये रहे, ठीक है, ये आपके स्टोमेटोसाइट्स हैं, ठीक, इसको बोलते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टोमेटोसाइट्स। तो ये आपको देखने को मिल जाती है। तीनों ही कैसे हैं, हेरिडिटरी हैं, ठीक है। बच्चा जो है बीमारी लेके साथ साथ आया है, ठीक है, बाय बर्थ उसको ये दिक्कत है, मेम्ब्रेन उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन में दिक्कत है, ठीक। अब हम चलते हैं इसके बाद, आपने मेम्ब्रेन डिफेक्ट देख लिया, हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन डिफेक्ट। हीमोग्लोबिन डिफेक्ट में देखिए सबसे पहले इसमें आता है थैलेसीमिया और दूसरा आता है हीमोग्लोबिनोपैथीज। थैलेसीमिया क्या होता है, आपका एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका अल्फा ग्लोबुलिन चेन या फिर आपकी बीटा ग्लोबुलिन चेन में डिलीशन हो जाता है या फिर उसमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छे से नहीं बन पाता। ओके, हीमोग्लोबिनोपैथीज में क्या होता है, आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन ई एस डी एच, नॉर्मल जो बनता है वो नहीं बनेगा, ठीक है, ए जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, उसके अलावा बाकी कोई भी बन सकता है, ठीक है। इसको हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज का, उसमें आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा हीमोग्लोबिनोपैथीज अच्छे से, ठीक। फिर आता है हमारा इंट्रा कॉर्पस्कुलर, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एब्नॉर्मलिटी। इसके अंदर आगे हमारा 3rd नंबर पे एंजाइम डिफेक्ट, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। एंजाइम डिफेक्ट में देखिए G6PD एंजाइम आ गया आपका और पायरेट काइनेज एंजाइम आ गया। G6PD देखो क्या होगा इसमें, इट इज एन एंजाइम दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्रोटेक्टिंग आरबीसीज फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। इसमें क्या होगा, G6PD एक एंजाइम होता है जो कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनको ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो पाए, ठीक है। और इसकी कमी हो जाएगी तो उसको ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा आरबीसी को, आपका आरबीसी को हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। दूसरा आपका एंजाइम आता है पायरुवेट काइनेज का। देखो पायरुवेट काइनेज एंजाइम में क्या होगा, दिस डेफिशिएंसी इंपेयर्स द नॉर्मल ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एंड लीड्स टू डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विद इन द आरबीसी। इसमें क्या होगा, पायरुवेट काइनेज क्या होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो आपका जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होगा वो आपका नॉर्मल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी को जो आपको एटीपी चाहिए होता है, आरबीसी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आरबीसी टूटने लग जाएगा जल्दी जल्दी, उसका जीवन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा एक्वायर्ड वाले केस। इसमें आता है हमारा पीएनएच। पीएनएच देखो क्या होता है, पीएनएच इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन पिगा जीन। पिगा जीन होता है, पिगा एक शॉर्ट फॉर्म है, आपका एक जीन है होता है पिगा जीन, उसमें क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जीन जो है ना पिगा जीन, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक प्रोड्यूस करने के लिए आपका प्रोटीन को, जो कि आपके नॉर्मल आपका रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर होगा, उसको मेम्ब्रेन होगी, उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। और अगर आपका प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा अच्छे से, वो पिगा जीन में आपका म्यूटेशन हो गया तो नॉर्मल आपका जो सेल मेम्ब्रेन बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको पीएनएच हो जाएगा। इसमें जो आपका हिमोलाइसिस होगा वो कैसे होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको बाद में पढ़ाऊंगा इम्यून सिस्टम में मैं, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मेडिएटेड जो होगा हिमोलाइसिस में होता है, लेकिन इसमें आपका मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ रहा है, इस वजह से क्यों रखा, किस में रखा गया इसको, इंट्रा कॉर्पस्कुलर में, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर ही दिक्कत आई है ना, तो सेल मेम्ब्रेन में की वजह से दिक्कत आई है, सेल मेम्ब्रेन में दिक्कत आई है आपके जीन की वजह से, इसकी वजह से क्यों रखा गया इसको इंट्रा कॉर्पस्कुलर एब्नॉर्मलिटी में, ठीक है। फिर आता है इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमने देख लिया इंट्रा कॉर्पस्कुलर वाला सारा अच्छे से देख लिया, अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर देखते हैं अब क्या होता है। इसमें देखिए एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर में आपके ये 4 आपके एक्वायर्ड में 3 चीज आती है, AIHA, नॉन इम्यून मैकेनिज्म और मिसलेनियस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं AIHA। AIHA में आता है हमारा ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून मतलब हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही के खिलाफ काम करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही आरबीसी को तोड़ेगा, ठीक है, पागल हो गया ये। HDN बेसिकली क्या होगा इसमें, प्रेग्नेंट मदर इम्यून सिस्टम, प्रेग्नेंट जो मदर है उसका इम्यून सिस्टम अटैक करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा उनके बेबी के खुद ही के आरबीसी को,
ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मदर का जो आपके WBCs है वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बना रहा है, और उसमें जो बेबी है उसको तोड़ रहा है, उसके RBC को तोड़ रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं HDN। फिर आता है हमारा ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। ड्रग कौन कौन सी, कोई आपने ड्रग खा ली जिसकी वजह से आपको हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया। कौन कौन सी कॉमन आपकी ड्रग्स हो गई, जैसे कि प्रीमैक्यूइन, आपका सेप्ट्रन हो गया, फिनासिटिन हो गया, डेप्सोन हो गया। इस तरह की आपकी ड्रग्स क्या करती हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर सकती हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होगा, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम अटैक द ट्रांसफ्यूज्ड रेड ब्लड सेल्स, या फिर हो सकता है अपोजिट भी हो जाए। ठीक है, कि जो उसके WBCs या फिर पूरा अगर होल ब्लड चढ़ाया तो उसके ब्लड सेल्स WBCs पे नॉर्मल जिसने रेसिपिएंट है उसके RBC पर अटैक करने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, जिसको मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले केस में अच्छे से वीडियो में पढ़ा रखा है। ठीक है, GVHD बोलते हैं उसको हम, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर में हमारा नॉन इम्यून मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया AIHA। आपका जो इम्यून सिस्टम का रोल था वो सब किस में कवर हो गया, हमारा AIHA में कवर हो गया। अब आगे बात किसकी, नॉन इम्यून मैकेनिज्म की, यानी कि मैकेनिकली RBC के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस पड़ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको हिमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारा कार्डियक HA, कार्डियक हिमोलाइटिक एनीमिया। द एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो और मैकेनिकल डैमेज कॉज्ड बाय द हार्ट कंडीशन कैन लीड टू रप्चर और डैमेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होगा कि ना हमारा एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, हमारा ब्लड फ्लो है वो एबनॉर्मल है, या फिर कोई मैकेनिकल डैमेज हो रहा है, उसकी वॉल में कोई दिक्कत आ गई है हमारे हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा RBC जो है वो रप्चर हो रहा है या फिर डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा हमारा आता है माइक्रो एंजियोपैथिक HA, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया। जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रो मतलब छोटा, एनजी मतलब आपका ब्लड वेसल, यानी कि सबसे छोटी ब्लड वेसल कौन सी, हमारी कैपिलरी, उसमें कोई हो गई है दिक्कत, कैपिलरीज में कोई दिक्कत हो गई है ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन RBC एंड थ्रोम्बोस्ड एंड नैरोड कैपिलरी। RBC आपकी जो कैपिलरी बहुत ज़्यादा पतली हो गई, या फिर उसमें क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, आपके ब्लड क्लॉट जम सकते हैं उस कैपिलरी के अंदर। अब जब क्लॉट जम गया, एक तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतली होती है ना, उसमें अब क्लॉट और जम गया। अब क्लॉट जमने की वजह से क्या होगा, उसमें आपका जब RBC उसमें जाएगा तो आपके RBC छिल जाएंगे। ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन जो होगी वो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, RBC का RBC कैसे हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगी, तो फिर RBC का क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया। मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया, मार्च का महीना समझ लेना। इसमें क्या होगा कि ना आपका जो मार्चिंग करते टाइम पे सबसे पहले सोल्जर्स जब मार्च कर रहे थे उस टाइम पे सबसे पहले डिसीज को आइडेंटिफाई करा गया। इसमें क्या होगा ना, एक बहुत ज़्यादा आपकी रेयर मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कि मैकेनिकल स्ट्रेस फ्रॉम रिपीटेटिव फिजिकल एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग और मार्चिंग लीडिंग टू हीमोलाइसिस। तो आप फिजिकली एक्टिविटी अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी पे मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ रहा है, आपके RBC में मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ रहा है। कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अगर वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या फिर मार्चिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे RBC में आपका हीमोलाइसिस हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है। ओके, फिर आता है इसके बाद मिसलेनियस केस। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें मिसलेनियस केस। देखिए, मिसलेनियस में आप सबसे पहले आपका आ जाएगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में आपका आ जाएगा मलेरिया हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस हो गया। तो ये आपका क्या करते हैं, बेसिकली RBC के अंदर जाके अटैक करते हैं, RBC को अटैक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, आपका बर्न, ये देखा गया है कि अगर आपके RBC को 51 डिग्री सेल्सियस से या फिर उसके ऊपर टेम्परेचर पे अगर उसको हम हीट करेंगे तो RBC की शेप कैसी हो जाती है, स्फेरिकल शेप की हो जाती है, स्फीरोसाइटोसिस हो जाता है, और उसकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके RBC कैसे हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, आपके RBC डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। ठीक, तो आप थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे इसके बाद हम लेड पॉइजनिंग। लेड कैन इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ हीम, अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो लेड क्या करता है, आपका जो हीम होता है ना वो अच्छे से बनने नहीं देता। ठीक है, साथ साथ आपका जो प्रोटोपोरफायरिन होता है उसका भी बहुत ज़्यादा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है लेड की वजह से। तो लेड आपका इंटरफेयर करता है, हिम आपका बनने नहीं देगा अच्छे से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका RBC अच्छे से बनेगा ही नहीं, तो जल्दी नहीं अच्छा से बनेगा नहीं तो जल्दी मरेगा। ठीक, तो उसको हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपके एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर में ये सारे केसेस होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन तो अच्छे से समझ में आई गई होगी अब। ठीक है,
तो आपने पढ़ लिया, इंट्राकॉर्पस्कुलर पढ़ लिया, एक्स्ट्राकॉर्पस्कुलर पढ़ लिया। हम पढ़ते हैं अच्छे से लैब डायग्नोसिस कि लैब में हम इसको कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले लैब में सबसे कॉमन टेस्ट आएगा हमारा CBC विद PS, कंप्लीट हीमोग्राम जिसको बोलेंगे हम, वो करा लेंगे। इसमें हीमोग्लोबिन देखेंगे, आपके रेड ब्लड सेल्स के इंडिसेस देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, RDW वगैरह इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। और आपका पेरिफेरल स्मीयर में आपको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के आपके अलग अलग सेल्स देखने को मिल सकते हैं पेरिफेरल स्मीयर के अंदर, ठीक है। आपके RBC की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। आपका ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करा के देखेंगे, आपका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे जिसमें हम पता लगाएंगे कि कोई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन तो नहीं है। आपका रेटिकुलोसाइट काउंट कराएंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट हमारा बढ़ जाता है हीमोलाइटिक एनीमिया के केस में, ठीक। और आपका न्यूक्लिएटेड RBC काउंट भी कराते हैं, क्योंकि आपके नॉर्मली क्या होगा कि ना आपका न्यूक्लिएटेड RBC तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन मैंने बताया था इस केस में क्या होगा, हमारे बोन मैरो कंपनसेट करने के लिए जो अर्ली स्टेजेस होती हैं RBC की वो भी भेजने लग जाती हैं, तो आपका न्यूक्लिएटेड RBC भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो कि नॉर्मली एब्सेंट होता है। आपका बोन मैरो एग्जामिनेशन में हम कराएंगे बोन मैरो एग्जामिनेशन, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि आपका बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो गया। आपकी जो इरिथ्रोपोइसिस वाली जो सीरीज है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपके बोन मैरो वो वाली स्टेजेस बना रही होंगी, क्योंकि उसको कंपनसेट करना है, बॉडी हमारी कंपनसेट करना चाह रही है, तो आपको हाइपरप्लेजिया देखने को मिल जाएगा। ओके, बोन मैरो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगी। और आपका एस्टिमेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पैन, हमारे RBC का लाइफ स्पैन भी हम चेक करते हैं इसमें आपका रेडियो एक्टिव क्रोमियम CR51 टेक्निक से। ओके, इसमें क्या होगा, इस टेक्निक में आपका RBC का लाइफ स्पैन चेक करने के लिए टेक्निक यूज़ करी जाती है। इसके अलावा हमारा सीरम बिल्डुबिन आपका नॉर्मली है बढ़ जाएगा, क्योंकि RBC टूटेगा बिल्डुबिन बढ़ेगा, ठीक। आपका LDH भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस केस के अंदर। आपका LDH स्पेशली आपका RBC डिस्ट्रॉय वगैरह जब होता है ना हीमोलाइटिक एनीमिया के केस में, आपका LDH आपका बढ़ जाता है, आप ये याद रखिए। और आपका यूरिन का यूरोबिलिनोजन ये भी आपका बढ़ जाएगा, ये भी हम टेस्ट कराते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे आप टेस्ट होते हैं, और ये हमारा है आज का लेक्चर हीमोलाइटिक एनीमिया के ऊपर। हीमोलाइटिक एनीमिया का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।